जय हिंद। 11th क्लास बिजनेस स्टडी की यह क्लास है। बिजनेस स्टडी की इस क्लास में आज का हमारा टॉपिक होगा रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई बिज़नेस। हमें ई बिज़नेस की सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या क्या रिसोर्सेज की आवश्यकता है। स्टूडेंट, ये टॉपिक शुरू होने से पहले मैं आपको कुछ पिछले टॉपिक्स की याद दिलाता हूँ। जैसे कि पिछले टॉपिक्स में हमने किया है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ई बिज़नेस के बारे में हमने पढ़ा है, जिसमें हमने ट्रांजैक्शनल रिस्क, डाटा स्टोरेज रिस्क और रिस्क ऑफ थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी के बारे में पढ़ा है। इससे पहले हमने ई बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी एंड बेनिफिट्स के बारे में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई बिज़नेस। ई बिज़नेस की सफलतापूर्वक इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या क्या रिसोर्सेज की आवश्यकता है, इसको जानने का हम प्रयास करते हैं। स्टूडेंट्स, ई बिज़नेस इज बिकम अ वेरी पॉपुलर वे ऑफ ट्रेडिंग अमंग वेरियस बिजनेस फर्म्स। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि आज के समय में ई बिज़नेस बहुत ही पॉपुलर हो गया है। हाउएवर, बिफोर कंडक्टिंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली द बिजनेस फर्म मस्ट हैव नेसेसरी रिसोर्सेज। बिजनेस को शुरू करने से पहले बिजनेसमैन के पास नेसेसरी रिसोर्सेज का होना जरूरी है। ये नेसेसरी रिसोर्सेज क्या है, इनकी बात करते हैं। नंबर 1, कंप्यूटर हार्डवेयर। किसी भी बिजनेसमैन को जो कि ई बिज़नेस शुरू करना चाहता है, उसके पास एक अच्छा कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम होना चाहिए। दूसरा, टेक्निकली क्वालिफाइड स्टाफ। ई कॉमर्स शुरुआत करने से पहले किसी भी बिजनेसमैन के पास एक अच्छा हाईली क्वालिफाइड टेक्निकल स्टाफ होना चाहिए जो कि कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज रखता हो। अंडर ई कॉमर्स ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर कैरीड थ्रू इंटरनेट। ई बिजनेस में सभी ट्रांजेक्शन्स इंटरनेट के थ्रू की जाती है। टू कैरी आउट ट्रेडिंग द बिजनेसमैन मस्ट हैव वेल क्वालिफाइड एंड कैपेबल वर्कफोर्स हु आर एबल टू हैंडल इंटरनेट ईजिली। एक इस तरह का स्टाफ होना चाहिए जो कि इंटरनेट को ईजिली हैंडल कर सके, वर्क फोर्स को ईजिली हैंडल कर सके। दे मस्ट बी ट्रेन टू हैंडल सेल्स ऑर्डर, प्रोसेसिंग ऑर्डर, हैंडल इंक्वायरीज ईटीसी। एक ऐसा स्टाफ होना चाहिए जो कि सेल्स ऑर्डर को फॉलो कर सके, प्रोसेसिंग ऑर्डर को फॉलो कर सके और हैंडल इंक्वायरीज को हैंडल कर सके। द स्टाफ मस्ट बी एबल टू कोऑर्डिनेट अमंग द रिसीप्ट ऑफ ऑर्डर, पेमेंट एंड डिलीवरी ऑफ ऑर्डर। एक ऐसे स्टाफ होना चाहिए जो कोऑर्डिनेट कर सके, जो समन्वय बिठा सके, सही तालमेल बिठा सके ऑर्डर से, रिसीप्ट ऑर्डर से एंड पेमेंट एंड डिलीवरी ऑफ ऑर्डर से सही तालमेल बिठा सके। ठीक है स्टूडेंट, नंबर 3 आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटराइज सिस्टम ऑफ रिसीविंग पेमेंट। पेमेंट को रिसीव करने का कंप्यूटराइज सिस्टम होना चाहिए। फॉर द सक्सेस ऑफ ई कॉमर्स की सफलता के लिए बिजनेस एंटरप्राइजेज नीड टू डेवलप एन एफिशिएंट सिस्टम फॉर रिसीविंग पेमेंट फॉर द गुड्स सोल्ड। गुड्स, सामान को बेचने के लिए एक अच्छा पेमेंट रिसीविंग सिस्टम होना चाहिए स्टूडेंट्स। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। वेल डिजाइंड वेबसाइट। एक अच्छी वेबसाइट होनी चाहिए जिसका कंटेंट अच्छा हो। द फर्म्स मस्ट डेवलप अ कम्प्रीहेंसिव वेबसाइट टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद द कस्टमर से अच्छे से बातचीत करने के लिए, इफेक्टिवली बातचीत करने के लिए एक वेल डिज़ाइंड वेबसाइट का होना जरूरी है। एंड बिजनेस पार्टनर्स का होना जरूरी है। द वेबसाइट शुड बी डिजाइन ब्यूटीफुली बाय यूजिंग हाइपरलिंक्स, ग्राफ्स एंड अदर एट्रैक्टिव पिक्चर्स। कुछ एट्रैक्टिव पिक्चर्स के द्वारा वेबसाइट को डिज़ाइन किया जाना चाहिए। द वेबसाइट मस्ट प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन टू द कस्टमर्स। वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए जो कस्टमर को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिलाए। रिगार्डिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, कंटेंट्स एंड यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट। किस बारे में? प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में, यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में और कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में सही जानकारी उपलब्ध कराए। नंबर 5 पे स्टूडेंट आ जाता है टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। एक अच्छी टेलीकम्युनिकेशन, बातचीत करने की एक अच्छा फैसिलिटी, सुविधा होनी चाहिए। ई कॉमर्स will succeed only if adequate telephone lines and internet facilities are available। ई कॉमर्स सक्सेसफुल होता है जब किसी भी ई बिजनेसमैन के पास एक अच्छी बातचीत करने के साधन होते हैं, जैसे कि इंटरनेट फैसिलिटी अच्छी होती है। एंड देयर इज़ नो इंटरप्शन इन दीज सर्विसेज, और इन सर्विसेज में कोई भी इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए। द प्रमोट इंटरनेट फैसिलिटी शुड बी मेड अवेलेबल टू द कॉमन मैन at a reasonable price, otherwise it will remain confident to reach people only. This problem is refunded to as problem of digital divide। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी भी टेलीकम्युनिकेशन की फैसिलिटी अच्छा होना किसी भी ई बिजनेसमैन के लिए अच्छा है। ठीक है स्टूडेंट्स,
इसके बाद हम आगे पर चलते हैं, ई बिजनेस वर्सेस ट्रेडिशनल बिजनेस, जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है पेपर में, ई बिजनेस वर्सेस ट्रेडिशनल बिजनेस। ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या डिफरेंसेस होते हैं, बात करते हैं। बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, फॉर्मेशन ई बिजनेस इजी टू फॉर्म, ई बिजनेस को बनाना आसान है। ट्रेडिशनल बिजनेस डिफिकल्ट टू फॉर्म, इसको स्थापित करना थोड़ा सा मुश्किल है। पर्सनल टच, नो पर्सनल टच, ई बिजनेस में कोई पर्सनल टच नहीं होता है। पर्सनल टच इज प्रेजेंट स्पेशली इन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में पर्सनल टच बना रहता है। सेटिंग अप कॉस्ट, इसकी कॉस्ट, ई बिजनेस को सेट करने की कॉस्ट बहुत लो है और ट्रेडिशनल बिजनेस को सेट करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट लो है, इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है। ट्रेडिशनल बिजनेस की ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई होती है। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स नो पॉसिबल, इसमें फिजिकली गुड्स को नहीं दिखाया जाता है, इसमें पॉसिबल है, इसमें गुड्स को फिजिकली दिखाया जाता है। ईजी ऑफ एक्सपेंशन मच एज इंटरनेट हैज़ नो जोग्राफिकल बाउंड्रीज, इंटरनेट की कोई जोग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं होती है, इसलिए आप अपने प्रोडक्ट को आउट ऑफ द बाउंड्रीज बेच सकते हैं। डिफिकल्ट एज वेरियस लीगल फॉर्मेलिटीज आर टू बी कम्प्लीटेड, ट्रेडिशनल बिजनेस में आउट ऑफ द बाउंड्रीज दूसरे देशों में अपने सामान को बेचने के लिए आपको कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स को पूरा करना होता है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना होता है। नंबर 7 पे आ जाएगा ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड, टेक्निकली क्वालिफाइड एंड आईटी प्रोफेशनल्स आर रिक्वायर्ड, इसके लिए आपको आईटी प्रोफेशनल्स रिक्वायर्ड होते हैं। सेमी स्किल्ड एंड स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड, इसके लिए सेमी स्किल्ड एंड स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ती है। रिस्क इन्वॉल्व हाई रिस्क एज देयर इज़ नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द पार्टीज़ के साथ कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होते हैं, ठीक है, इसलिए इसमें नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इसलिए इसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। लेस एज पार्टीज़ है पर्सनल इंट्रैक्शन, पार्टी का पर्सनल इंट्रैक्शन बना रहता है, इसलिए इसमें रिस्क भी स्टूडेंट्स कम होते हैं। आगे बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, नो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज एंड मैन्युफैक्चर प्रेफर टू सेल डायरेक्टली टू कस्टमर्स, इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इन्वॉल्व नहीं होता है क्योंकि मैन्युफैक्चर डायरेक्ट कस्टमर को बेचता है। इसमें वेरियस इंटरमीडिएट सच एज होलसेलर, रिटेलर, ETC आर इन्वॉल्व, इसमें बहुत सारे इंटरमीडिएटरीज होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना हुआ होता है, होलसेलर, रिटेलर और कस्टमर तक तब सामान पहुंचता है। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ बिजनेस साइकिल शॉर्टर बिकॉज वेरियस प्रोसेस कैन बी कैरीड आउट सिम्युलेटेनियसली, ये शॉर्टर होता है। लॉन्गर बिकॉज वन प्रोसेस इज कैरीड आउट एट वन टाइम, फॉर एग्जांपल परचेज देन प्रोडक्शन देन सेल ETC, ये लॉन्गर प्रोसेस होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था ई बिजनेस वर्सेस ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आउटसोर्सिंग कॉन्सेप्ट, आप देख सकते हैं बुक में आउटसोर्सिंग कॉन्सेप्ट। आउटसोर्सिंग कॉन्सेप्ट क्या है? ओवर द लास्ट डिकेड अ न्यू टाइप ऑफ बिजनेस विद इन सर्विस सेक्टर हैज़ बिकम पॉपुलर इन द वर्ल्ड, इट इज़ कॉल्ड द बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, BPO। आज के समय में एक नए तरह का बिजनेस उभर कर सामने आया है जिसको हम क्या बोलते हैं, BPO बोलते हैं। BPO जिसकी फुल फॉर्म बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है। BPO रेफर्स टू गेटिंग अ बिजनेस टास्क अकम्प्लाइज थ्रू एन आउटसाइड एजेंसी। BPO आउटसाइड एजेंसीज के द्वारा किसी भी बिजनेस टास्क को पूरा करता है। इनिशियली ओनली अ फ्यू कंपनीज in United States adopted the practice of outsourcing by assigning the routine job to outside agencies so that company could concentrate on crucial issues without wasting time on routine work। ठीक है स्टूडेंट्स, शुरुआत में यूनाइटेड स्टेट्स की कुछ कंपनियों ने ही आउटसोर्सिंग को अपनाया था। ठीक है, लेकिन आज के समय में आउटसोर्सिंग का दौर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि अपने रूटीन काम से मैनेजमेंट नहीं भटकता है, वो आउटसोर्सिंग के जरिए अपने रूटीन काम को कराता है। ठीक है, लेटर ऑन इट बिकम पॉपुलर इन अदर कंट्रीज ऑल्सो। अर्लियर कंपनीज यूज टू हायर आउटसाइड एजेंसीज टू परफॉर्म टास्क विच यूज टू कम अप occasionally, for example companies used to hire services of management consultants। अब ये देखा गया है कि आजकल कंपनीज बड़े बड़े एम्प्लॉयज़ को हायर करती है, BPOs एजेंसीज को हायर करती है और अपने काम को पूरा कराती है। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे है एडवांटेज नीड ऑफ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग BPO की आवश्यकता आज के समय में क्यों है?
स्टूडेंट्स बात करते हैं एडवांटेज नीड्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बीपीओ की क्या आवश्यकता है, क्या एडवांटेज है, क्या फ़ायदे हैं। कंसंट्रेशन ऑन कोर कॉम्पिटेंस, बीपीओ की नज़र कोर कॉम्पिटिशन के ऊपर बनी रहती है। बाय आउटसोर्सिंग द रूटीन टास्क द कंपनीज कैन कंसंट्रेट ऑन मोर क्रूशियल मैटर्स, कंपनीज बड़े क्रूशियल मैटर्स पर बातचीत करते हैं। फॉर एग्जांपल, by outsourcing the sales promotion function to an advertising agency, the company can concentrate on maintaining quality and on increasing the production capacity। ठीक है, कंपनी कंसंट्रेशन बनाए रखती है, अपना जो उसका मेन वर्क है उसके ऊपर कंसंट्रेशन बनाए रखती है। दूसरा, रिडक्शन इन कॉस्ट, आउटसोर्सिंग के द्वारा कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है। हेल्प्स टू अवॉइड लेबर प्रॉब्लम्स, लेबर प्रॉब्लम्स को आउटसोर्सिंग के द्वारा दूर किया जा सकता है, क्योंकि जो आउटसाइडर एजेंसीज होती हैं उनके पास प्रॉपर मैन पावर बनी हुई होती है। बेनिफिट्स ऑफ लेटेस्ट डेवलपमेंट, आउटसोर्सिंग के द्वारा लेटेस्ट चेंजेस क्या हो रहे हैं उनके बेनिफिट्स मिलते हैं। द आउटसोर्सर मेंटेन्स वर्ल्ड क्लास इंफॉर्मेशन, आउटसोर्सर वर्ल्ड क्लास इंफॉर्मेशन को अडॉप्ट करे हुए होता है। टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास होता है जिसके द्वारा वो लेटेस्ट टेक्निक्स बिजनेसमैन को प्रोवाइड कराता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे आ जाता है स्कोप ऑफ बीपीओ। बीपीओ का क्या स्कोप है। बीपीओ इज मोर पॉपुलरली नोन एज कॉल सेंटर्स, बीपीओ को हम आम भाषा में कॉल सेंटर्स बोलते हैं। विच प्रोवाइड कस्टमर ओरिएंटेड वॉइस बेस्ड सर्विसेज ऑन 24 आवर्स इंटू 7 डेज, जो कि कस्टमर के लिए सर्विस प्रोवाइड कराते हैं 24 घंटे और 7 दिन। अबाउट 70% ऑफ बीपीओ इंडस्ट्री रिवेन्यू कम फ्रॉम कॉल सेंटर्स, बीपीओ का 70% कमाई जो है, रिवेन्यू जो है वो कॉल सेंटर्स के जरिए आता है। बीपीओ नंबर 2, बीपीओ कंप्राइज ऑफ 4 की सेगमेंट्स, बीपीओ 4 की सेगमेंट्स में काम करता है। दीज आर द कॉमन एरियाज वेयर बीपीओ इज ऑपरेटिंग, 4 कॉमन एरिया है जहाँ पर बीपीओ काम करता है। नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, नंबर 2 कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, नंबर 3 कॉन्ट्रैक्ट सेल्स और इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ आउटसोर्सिंग की। स्टूडेंट्स, बीपीओ आपने देखा है, इसके नोट्स आप प्रिपेयर करेंगे, कोई भी क्वेरी होगी तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पूछ सकते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा टॉपिक लिमिटेशन ऑफ आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग की क्या लिमिटेशन है देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर। लिमिटेशन ऑफ आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग रेफर फ्रॉम फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, आउटसोर्सिंग में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि इसकी लिमिटेशन है। नंबर 1 कॉन्फिडेंशियली इन आउटसोर्सिंग द पेरेंट कंपनी शेयर्स इट्स सीक्रेट विद द आउटसोर्सिंग कंपनी, इसमें डाटा कॉन्फिडेंशियल नहीं रहता है क्योंकि पेरेंट कंपनी अपने डाटा को आउटसोर्सिंग कंपनीज के साथ शेयर करती है। नंबर 2 स्वीट शॉपिंग, द फर्म विच आउटसोर्सिंग देयर वर्क प्रीफर टू आउटसोर्स द वर्क which requires doing skill and it is not required thinking skill. It means by working in outsourcing companies, employees competence and intelligence level does not increase. ठीक है, आउट स्वीट शॉपिंग से हमारा मतलब है स्टूडेंट्स कि कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कोई कंपटीशन टास्क नहीं सीख पाते हैं क्योंकि सारा काम आउटसोर्सिंग के द्वारा कराया जाता है। नंबर 3 पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं प्रोटेस्ट इन होम कंट्री, when companies outsource their activities along with the work, they are indirectly outsourcing even the employment opportunity to another country. As a result, there can be resentment among the people of home country. कई बार ऐसा होता है कि आउटसोर्सिंग में किसी दूसरे देश के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है जिसमें अपनी होम कंट्री में लोगों के भीतर आक्रोश पैदा होता है। नंबर 4 पर आता है ethical concerns. Generally, companies outsource the activities because in outsourcing, country labor is cheap. By doing so, indirectly, they are increasing unethically behavior of low wage payment, child labor, etc. कई बार ऐसा होता है कि कंपनी ऐसे देशों के साथ टाई अप करती है, ऐसे देशों के साथ लेबर कराती है जहाँ पर लेबर कम है, लेबर सस्ती है, चीप लेबर है, तो ये लेबर लॉज और चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट आता है। एथिकल कंसर्न्स में ये स्टूडेंट्स आ जाता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स दीज वर द लिमिटेशन ऑफ आउटसोर्सिंग, ये आउटसोर्सिंग की कुछ लिमिटेशंस थी। ठीक है, हमने आउटसोर्सिंग की कंसेप्ट पढ़ी, आउटसोर्सिंग क्या है उसके बारे में पढ़ा,
आउटसोर्सिंग किस तरह से काम करती है उसके बारे में पढ़ा। आउटसोर्सिंग जिसको हम आम भाषा में कॉल सेंटर्स कहते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।